वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन ए, मतलब केमिस्ट्री के पेपर का यूनिट टेस्ट 1 जो रहेगा हमारा। इससे पहले आपको यूनिट 1 में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पहले ही मैंने प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर देख लेना काफ़ी अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था क्वेश्चन फिज़िक्स के क्वेश्चंस में, और मुझे लगता है कि सबको बहुत अच्छे लगे थे। इसमें जो टॉपिक्स दिए हैं केमिस्ट्री में, सम बेसिक कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर ये पूरा हमारा टेस्ट चलने वाला है। और उसमें मैं बता दूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, जो हिस्ट्री होती है, जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, K L M N N+L रूल जो है होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको बस मोल्स, वेपर डेंसिटीज़ और वॉल्यूम के साथ जो क्वेश्चन बनते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है वो काफ़ी डीप में पढ़ाया जाता है सबको, जो 11th में होते हैं। जो अचीवर लीडर के जो बच्चे होते हैं उनको बेसिक्स नॉलेज ही दिया जाता है इसके ऊपर, और इम्पॉर्टेंट है भाई। लगभग 4 क्वेश्चन तो देखने को मिल सकते हैं एक सेक्शन में से, एक चैप्टर में से एटलीस्ट 4, 2-3 क्वेश्चन तो मैं मान सकता हूँ। तो दोनों में से 4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन दोनों चैप्टर मिला के आप अज्यूम कर सकते हो 2025 में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आई होप आपको जो है पहले वाला जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा क्वेश्चन पेपर, और आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया था। इसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस दो, फिर मैं अगला जो टेस्ट रहूँगा उसमें रिव्यू वाले जो टेस्ट हो चुके हैं वो मैं करवाऊँगा, जिसमें काफ़ी सारा सिलेबस रहेगा। मतलब लगभग जिन बच्चों का अब तक पढ़ रहे हैं, जो मई के बाद जून जुलाई से जो पढ़ रहे हैं, उनका वो सिलेबस हो रखा होगा। इसलिए मैं वो वाला पेपर अभी आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा। तो उसके लिए आपको स्टे ट्यून रहना है बस, बाकी कुछ नहीं। तो शुरू करते हैं। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.8 ग्राम ऑफ अमोनियम प्लस आयन, जो हमें दे रखा है। तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख लो पहले। NH4 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लगभग मेरे को देखने को मिलता है 7 + 4 11। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे को देखने को मिल रहे हैं। और नंबर ऑफ आयंस इन 1.8 ग्राम, तो आयंस अगर मेरे को निकालने हैं नंबर ऑफ आयंस, तो इनको क्या करना पड़ेगा मेरे को? 1.8 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा मेरा? Na, नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ एटम्स आपके निकल जाएंगे। तो कितना आ रहा है? लगभग 0.1 Na आ रहा है। ठीक है, 1 Na, 0.1 Na। और उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के अगर मेरे को निकालने, तो 0.1 इंटू 11 निकालना पड़ेगा मेरे को। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है एक आयन में, तो लगभग 0.1 इंटू 11 इंटू Na। ठीक है, ये आपका रहेगा। तो लगभग 1.1 Na आपका आंसर आ रहा है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सुक्रोज हैज़ अ मॉलिकुलर फॉर्मूला। सुक्रोज का मॉलिकुलर वेट याद कर लेना भाई, आ जाता है कभी कभी, लगभग आपको दिया जाता है पेपर में। इसमें दिया नहीं है पर आपको दिया जाता है पेपर में, लगभग मॉलिकुलर वेट दिया रहता है। तो इसका मॉलिकुलर वेट 342 ही है। ठीक है, अगर आपको याद होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको? सुक्रोज हैज़ अ मॉलिकुलर फार्मूला आपको दे रखा है सुक्रोज का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुक्रोज का मॉलिकुलर फार्मूला अगर आपको दे रखा है, तो नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है? मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन आइटम आर प्रेजेंट इन 34.2 ग्राम सैंपल के अंदर आपका कितना प्रेजेंट है। ठीक है, मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ कार्बन आइटम। ठीक है, मोल्स ऑफ कार्बन आइटम अगर मैं निकालता हूँ तो इसमें आ जाएगा कितने हैं मेरे? 12 हैं, इंटू मोल्स ऑफ सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज का मोल्स निकालो, कुछ नहीं है बस यहाँ पे 12 करना है। मोल्स कितने ग्राम दे रखा है? 34.2 ग्राम डिवाइडेड बाय आपका पूरा मॉलिकुलर वेट 342, लगभग आ जाएगा 1.2 आपका आंसर आते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने आ रहे हैं आपके? 1.2। Na नहीं आएगा। ठीक है, ये मत सोचना। द मिक्सचर कंटेनिंग 64 ग्राम ऑफ H2 एंड 64 ग्राम ऑफ O2 as reacted so that water is formed. Okay, which of the following statement is correct? करेक्ट बताने यहाँ पे। H2 आपका यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा कि बता दो? नहीं, देख लो आप। अगर मोल्स ऑफ H2 निकालता हूँ मैं, मोल्स ऑफ H2 अगर मैं निकालता हूँ तो 32 मोल्स आएंगे, और मोल्स ऑफ O2 अगर निकालता हूँ मैं तो 2 मोल्स आएंगे। तो एक मोल ऑफ द O2 रिक्वायर के लिए कितने चाहिए मेरे को? 2 मोल ऑफ H2 मिल रहे हैं। तो 2 मोल ऑफ O2 रिक्वायर के लिए 4 मोल ऑफ H2 चाहिए। तो यहाँ पे O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट आपका कैसा है? O2 आपका कैसा होगा?
लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, ठीक है। बाकी देख लो, पहला तो स्टेटमेंट रॉन्ग ही है, दूसरा O2 आपका लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, और बाकी रिएक्शन मिक्सचर कंटेंट 32 ग्राम ऑफ H2 एंड 56 ग्राम ऑफ अनरिएक्टेड H2 आफ्टर द रिएक्शन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर आप इंटू करोगे, जैसे कि 2 मोल ऑफ O2 के लिए हमें 4 मोल ऑफ H2O लग रहे थे, तो 4 इंटू 18 करेंगे, 4 इंटू 18 करेंगे, जो आप 4 इंटू 18 करोगे तो लगभग 72 ग्राम ऑफ H2 आएगा। तो अगर आपका 72 ग्राम ऑफ H2 आएगा तो मोल्स ऑफ H2 कितने लेफ्ट रहेंगे, तो 34 में 32 जो आपका मोल्स ऑफ H2 आए थे, 32 में से -4 कर दो तो 28 मोल्स आपके बचे रहेंगे। तो 28 इंटू 2 करना पड़ेगा, तब जाके आपका 56 ग्राम ऑफ H2 आएगा अनरिएक्टेड। तो मिक्सचर कंटेंट 72 ग्राम ऑफ H2O प्लस 56 ग्राम ऑफ H2, ठीक है, ये रहेगा आफ्टर द रिएक्शन। तो यहाँ पे ये भी आपका सही है, 2 और 3 भी आपका सही है, तो बोथ आंसर 4, बोथ 2 एंड 3 आर करेक्ट। अगर मैं सॉल्व करवा के बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको बस क्या करना है, पहले एक तो मोल्स निकाल लो दोनों के भी, H2 के और O2 के, फिर जब मोल्स निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने O2 के लिए कितने मोल्स ऑफ H2 लग रहा है। तो 1 मोल के O2 के लिए हमें 2 मोल ऑफ H2 लग रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेरे को, और 2 मोल ऑफ O2 के लिए हमें 4 मोल ऑफ H2O लग रहा है। तो उसी तरीके से आपको बस निकालना है, तो 2 मोल O2 के लिए कितना ग्राम H2O लग रहा है, तो 4 इंटू 18 कितना ग्राम लग रहा है, 72 ग्राम ऑफ H2O। और अगर आपके H2 लेफ्ट हो जाते तो उसमें से जितना अपना मोल्स आए थे उसमें से -4 कर लो, क्योंकि 4 मोल्स ऑफ H2 लग रहे, ठीक है। तो 32 -4 आ जाएगा 28 मोल्स, 28 इंटू 2 करोगे तो 56 ग्राम ऑफ H2 आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बोथ 2 एंड 3। उसके बाद देख लेते हैं 54 के लिए, फ्रॉम 44 क्या दे रखा है, फ्रॉम 44 मिलीग्राम ऑफ CO2 10 into 10 की पावर 20 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिमूव्ड, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल CO2 लेफ्ट, कितने आपके मॉलिक्यूल लेफ्ट रहेंगे। तो पहले तो आपको इसमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, मास बाय मॉलिकुलर वेट कितना आ जाएगा, मास कितना दे आएगा आपके यहाँ पे 44 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 44 CO2 का, ठीक है। तो कितना आ रहा है, लगभग 0.001, ठीक है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूं, ये आपके मोल्स हो गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे आ जाएंगे 0.001 इंटू कितना आ जाएगा N, ये मॉलिक्यूल्स है, मोल्स नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, मॉलिक्यूल्स है। एक मिनट ढंग से लिख ही देता हूँ, फिर बच्चे कमेंट करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जो भी डाउट है यार मेरे को व्हाट्सएप पे किया करो, ठीक है। और कुछ आपके जो क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था तो मैंने उसको रीचेक करके देख लिया है, सही किया है मैंने, आप इसको एक और बार रीचेक कर लेना, ठीक है। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 56 में हमें क्या करना है, 0.001 इंटू Na करना है, आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए। तो मोल्स कितने लेफ्ट रहेंगे, कुछ नहीं, बस आपको जो ये है इसमें से माइनस करना है इतने मॉलिक्यूल्स, जब इतने मॉलिक्यूल्स आप इसमें माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा। तो लगभग देख लो 0.001 इंटू 1 कितना आएगा, 6 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। 6 इंटू 10 की पावर 23 मतलब 6.023 होता है, पर 23 माइनस में कितना करूंगा, 2 इंटू 10 की पावर 20। तो लगभग आप जब इसको करोगे सॉल्व तो लगभग आपका जो आंसर आते हुए देखने को मिलेगा 4 इंटू 10 की पावर कितना आएगा, ये 20, ठीक है। 4 इंटू 10 की पावर 20, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन एलिमेंट एनालिसिस, द गिवन is 38.71% ऑफ कार्बन एंड 9.67 H, और वो कितना ऑक्सीजन कितना बच जाएगा, अगर इतने इतने सब में से माइनस कर दो, 100 में से सब माइनस कर दो तो लगभग आपको देखने को मिलेगा 51.62% परसेंट आपका ये रहेगा ऑक्सीजन। बाकी सब तो आपको दे रखा है। द इंपीरियल फार्मूला निकाल, कुछ नहीं बस डिवाइडेड कर दो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, क्या ले लूँ, यहाँ पे मैं कार्बन ले लेता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो कितना दे रखा है आपको 38.71 डिवाइडेड बाय मेरा 12 आ जाएगा, मोल्स निकाल रहा हूँ मैं सबके। इसके में कितना दे रखा है 9.67 डिवाइडेड बाय 1,
और इसमें 51.62 डिवाइडेड बाय 16। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपका जो आंसर आएगा, ये देखो यहाँ पे लगभग 3 आएगा, यहाँ पे 9 रहेगा, यहाँ पे भी आपका 3 पॉइंट कुछ रहेगा। तो 0 मतलब 0 भी मान सकते हैं, यहाँ पे 0 0 भी आएगा, ये 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो लगभग आपका जो रेशियो आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1:3:0, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। तो लगभग आंसर क्या रहेगा आपका CH3O, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका 56 में। और 0.4 ग्राम ऑफ द कलरलेस ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्यूपाई 224 ml ऑफ द एसटीपी एट द कंपाउंड बताना है आपको। कितना इजी है, बस आपको मोल्स निकालने, पहले तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है ना मेरे को, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट चाहिए तो मोल्स अपॉन ही वेट अपॉन वेट अपॉन मोल्स, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे को पहले मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा मैं, नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करूंगा, वॉल्यूम अपॉन डिवाइडेड बाय 22.4, ये आपका मोल्स मोलर वॉल्यूम होता है। तो लगभग कितना आ जाएगा 0.224, क्योंकि ये ml में था तो मैंने इसको लीटर में कर दिया, डिवाइड बाय 22.4, तो लगभग कितना आएगा 0.01 आपके मोल्स आ गए। जिस मोल्स को यहाँ पे डाल दो तो आपका मॉलिक्यूलर वेट आराम से आ जाएगा। वेट कितना दे रखा है 0.44 डिवाइडेड बाय आपका 0.001, तो लगभग आ गया 44 ग्राम। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा जो आपका N2O है उसका मॉलिक्यूलर वेट आपका 44 ग्राम देखने को मिलेगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, सॉरी फर्स्ट जाएगा, सेकंड नहीं, फर्स्ट, फोर्थ नहीं, फर्स्ट जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका यहाँ पे जाएगा। फिर उसके बाद कर लेते हैं असर्शन रीजन। और एक और बात बतानी थी, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है मैंने मिटा दिए हैं, क्योंकि ये आपके, अगर आपने केमिस्ट्री की बुक पढ़ी होगी तो उसमें आपको दिए गए हैं सॉल्ड एग्जाम्पल में, और वो मैंने इसलिए नहीं किए करवाए क्योंकि वो लेंदी होते हैं। फिर लेंदी अगर करवाता हो तो काफ़ी 1.5 घंटे का लेक्चर बन जाता है, तो इतना बहुत हेक्टिक हो जाता है किसी को भी, मेरे को भी रिकॉर्ड करने में और तुमको भी पढ़ने में हेक्टिक हो जाएगा। तो अगर तुमको सच में पर्सनली मेरे से चाहिए होंगे तो मेरे से मांग लेना, ठीक है, मैं दे दूंगा वो क्वेश्चंस। पर आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल में दे रखे हैं और आपने किए भी होंगे वो, मतलब इतने भी टफ क्वेश्चंस तो है नहीं, और कुछ ऐसे ही है परसेंटेज वाले क्वेश्चंस है और यहाँ से वहाँ करने वाले, मतलब जो आपको सॉल्यूशन में है एनसीईआरटी के। तो अगर आपने वो पढ़ी होगी तो अगर आप मेहनत कर रहे होंगे तो आप ज़रूर उनको प्रेफर करेंगे। और एक और चीज़, जितने क्वेश्चन हटाए उसके ऊपर थोड़ा ध्यान हटाकर जितने करवाए उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। और बहुत बच्चे पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं, जिन्होंने पिछले साल अच्छे से टेस्ट सीरीज फॉलो की उनके काफ़ी अच्छे स्कोर आए, और उनके स्क्रीनशॉट भी मैंने शेयर किए थे अपने व्हाट्सएप के ऊपर, तो प्लीज़ उसको भी आप रिकमेंड करना। और जो भी बच्चे सच में उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी, शॉर्ट नोट को प्रेफर किया था और काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की थी, काफ़ी अच्छी तरीके से पूरी सीरीज़ को उन्होंने फॉलो किया था, तो उनके परसेंटेज मतलब जितने बन रहे थे ना उससे अच्छे ही बने मार्क्स। तो मेरे को बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं उसके ऊपर, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ तुम भी इसको फॉलो करते रहो, कोई बात नहीं, होगा नहीं होगा वो भगवान के ऊपर, बस तुम मेहनत करते रहो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आपका असर्शन एंड रीजन की यहाँ पे बात कर लेंगे 58 क्वेश्चन में। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द लिमिटिंग रिएजेंट। बता दीजिए ये आपका सही बात कर रहा है कि गलत बात कर रहा है। आई थिंक सो यहाँ पे एकदम सही बात कर रहा है, आपका पहला क्वेश्चन एकदम सही बात कर रहा है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, द लिमिटिंग reactant react completely in the reaction, therefore the limits amount of the product। अभी देख लिया हमने, आई थिंक सो O2 को हमने लिमिटिंग रिएजेंट देखा था वहाँ पे, लिमिटिंग रिएक्शन रिएक्ट completely in the reaction, therefore the limiting amount of the product। एकदम सही है, दोनों भी, both assertion and reason are correct and the reason is also correct explanation for the assertion। तो हम एलिमेंट ए एंड बी फ्रॉम द टू कंपाउंड ए टू बी, अच्छा दो कंपाउंड दे रखे हैं, ये क्वेश्चन को अच्छे से करना, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। B2A3 और आपको क्या दे रखा है B2A आपको दे रखा है। तो ये पहले तो आप इसका वो निकाल लो, ग्राम पर मोल कितना आता है, ठीक है। ग्राम पर मोल अगर मैं इसका निकालने जाऊंगा तो 9 अपॉन में आ जाएगा 0.05, तो लगभग आपका आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। और इसका अगर मैं निकालूंगा
इसका कितना दे रखा है 10 अपॉन में 0.10 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 100 ग्राम पर मोल। मॉलिकुलर मास हमने निकाल लिया। तो इसका जब आप एटॉमिक वेट निकालोगे, ठीक है, एटॉमिक वेट निकालोगे तो आपको बस रिएक्शन में डालना, एक रिएक्शन बनेगी एटॉमिक वेट की। तो यहाँ पे देख लो 2b प्लस 3a इज इक्वल टू आपका कितना दे रखा था मास 180 आ रहा था। और इसका जो है ये इक्वेशन इससे आई है, ठीक है। इसकी इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 2b प्लस a इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 100। तो लगभग आपको a और b की वैल्यू निकालनी है ना इसमें, तो यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है। माइनस कर दोगे तो ये हट जाएगा, ये कितना बचेगा 2a इज इक्वल टू ये आपका कितना बच जाएगा यहाँ पर 80। तो a आपका कितना आ गया लगभग 40। और जब b को निकालना है तो आप कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, जो b निकलेगा तो मेरा लगभग 100। b अगर मेरे को निकालना है तो 100 माइनस 40 60 डिवाइडेड बाई 2 30। तो b मेरा कितना आ रहा है 30, ठीक है। तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी आसान तरीके से इसको आपको समझा दिया। एट एसटीपी द डेंसिटी ऑफ द एयर दे रखी है, इट्स वेपर डेंसिटी। देखा मैंने कहा था कि वेपर डेंसिटी, और काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन आते हैं और इनको प्लीज़ करके आना। एज एन मैं जब स्टूडेंट था तब मैं इन चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता था, क्योंकि मुझे बिल्कुल पर्सनली मेरे को ये दोनों भी चैप्टर बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं अभी भी इनको नहीं पढ़ने में भी प्रेफर करता हूँ। आई हेट दिस चैप्टर, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब मैं बहुत गंदा हेट करता हूँ इनको, पर तो भी मैंने किया है। और इनके जो जो मतलब मुझे पता है कि यार इसमें से ही क्वेश्चन पूछेगा तो वही करके अच्छे से हो जाता है, मतलब आप निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वेपर डेंसिटी की अगर मैं बात करूंगा, जो डेंसिटी ऑफ द गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन, तो डेंसिटी ऑफ द गैस कितनी दे रखी है आपको 0.001293। डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन अगर आपको पता होगी, ये मतलब एयर में डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन से ही मैं डिवाइड करूंगा 0.00089। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली मैं करके आया था इसको सॉल्व, तो 14.3 लगभग आ रहा है, आगे भी बहुत कुछ आ रहा है। तो 14.3 यहाँ पे दे रखा है हमें सेकेंड ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपको तुक्के बिक्के मारने की ज़रूरत नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल भी मत मारो, जीरो का ही कैलकुलेशन आपको बस अच्छे से करना है। और बाकी जीरो का अगर आपका कैलकुलेशन जम गया तो बाकी तो फिर आप अच्छे से कर ही लोगे, ठीक है। क्योंकि एक ही 10 बच रहा है नीचे, अगर आप देखोगे तो एक ही 10 नीचे बच रहा है, एक ही जीरो नीचे बच रहा है, तो आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहले तो बताओ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। जहां पे आपके दो डिफरेंट एलिमेंट है जो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन करते हैं, तो उनमें रिएक्ट फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड इन सच अ वे दैट, मतलब ऐसे इस तरीके से होना चाहिए कि उनका एक फिक्स मास ऑफ द वन एलिमेंट जो कि दूसरे एलिमेंट के साथ होगा विद मल्टीपल रेशियो के साथ देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको दे रखा है D2 और D2O2, ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिखाते हैं। मैं एक और बार बता दूं, इंग्लिश में बताता हूँ, मैं इसकी डेफिनेशन लिख के आया था कि two different elements should be react to the form the different compound in a such a way that which fixed mass of one element the other element will be in a multiple ratio in mass। ये आपका डेफिनेशन था और मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 62 की अगर मैं बात करूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बता दीजिए आपके कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट। इनकरेक्ट। The amount of substance of the system which contain many elementary entities as they are amount atoms are 0.0 kilogram of carbon 12 is known as 1 mole। एकदम सही है, ये भी सही है। According to Avogadro law, equal volume of the gas of the same temperature and the same pressure should contain equal number of molecule। एकदम सही है, ये तो सही है। According to the Dalton atomic theory, chemical reaction involve the reorganization of the atom। There are neither created nor destroyed in a chemical reaction। एकदम सही है। The mass of the one molecule substance in a milligram is called molar mass। नहीं, मिलीग्राम में कब से होने लग गया, मोलर मास हमारा ग्राम पर मोल में होता है, मिलीग्राम में नहीं होता। तो ये आपका इनकरेक्ट है, तो यही आपका करेक्ट आंसर जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रखा था।
व्हाट इज द मास ऑफ परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन इन इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला बता दो भाई, कैसे करोगे। इथेनॉल हम लिख देते हैं H2H5OH, ठीक है। परसेंटेज निकालना है, नंबर ऑफ परसेंटेज मास ऑफ द ऑक्सीजन इन 1 मोल इन डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 100। तो ऑक्सीजन का 1 मोल में कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 16 है, ठीक है। 16 के डिवाइडेड बाय इंटू 1 मोल डिवाइडेड बाय आपका 46 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो लगभग आपका देख लो कितना आ रहा है 34.7 आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है मेरा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर देयर इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर at room temperature, how many water molecule are there in 1 drop of water at room temperature, बता दो किस तरीके से करोगे इसको। मास ऑफ मतलब आपको मास ऑफ वाटर वगैरह निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर हो जाएगा आपका, मास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर सकता हूँ मैं। तो वॉल्यूम कितना रहता है आपको पता होगा, दे रखा है आपको 0.0018, और डेंसिटी तो सभी को पता होती है 1 ग्राम पर मोल होती है, 1 ग्राम पर ml होती है, तो 1 हो गया। तो लगभग कितना 0.0018 मास ऑफ ड्रॉप, ठीक है। मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल ढूंढना है ना। तो मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे। मोल्स ऑफ वाटर आपका कितना लगभग आ जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, मास बाय मॉलिकुलर वेट, कितना मास आ गया था 0.0018 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट 118, तो लगभग कितना आ गया 0.0001, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स बोल रहा है मेरे को, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पूछे ना, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आपके आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 0.0001 इंटू 6 × 10⁻23, ठीक है। मैं 6.023 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो लिख लेना 6 × 10⁻19 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आपको दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, टू स्पेसिफिक आइडेंटिकल कंटेन, अच्छा इसके लिए मेरे को ये मिटाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से करते हैं भाई, बस और कुछ नहीं करना, बस आपको चिल करना है और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करके रफा दफा करनी पूरी कहानी। इस साल तो सिलेक्शन लेके ही जाना है। तो बात करते हैं, टू सेपरेट आइडेंटिकल कंटेनर्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो दो सेपरेट आइडेंटिकल कंटेनर्स अगर आपको दे रखे हैं, तो बस मोल्स आइडेंटिकल कंटेनर मॉलिक्यूलर वेट विद रेशियो दे रखा है अंडर सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी पूछ रहा है। तो मोल्स ऑफ ए इक्वल टू मोल्स ऑफ बी, क्यों, क्योंकि सिमिलर कंटेनर टेम्परेचर और प्रेशर इसके सेम है, ठीक है। तो वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है 40, वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय आपका मॉलिक्यूलर वेट एक्स दे रखा है, और जो वेट है उनका रेशियो भी दे रखा है, ठीक है। तो रेशियो भी निकाल लो, कितना आ जाएगा, वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 40/x। तो लगभग रेशियो कितना दे रखा है आपको, वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ बी आपका 5/8 दे रखा है, 5/8 दे रखा है इज इक्वल टू 40/x। तो लगभग x कितना आ जाएगा आपका 40 × 8 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 कितना 5 कितने दा कटेगा ये बता दो, 8 से ही कटेगा, 8 8 दा 64। तो x मेरा कितना आएगा 64, इसका मॉलिक्यूलर वेट है भाई। तो सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इन एच एटम द एनर्जी ऑफ द 3D लेवल इज स्मॉलर देन द 4s लेवल। बता दीजिए आदर्शन आपका ये क्या कह रहा है, ये एकदम सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, बता दो। एनर्जी इज द हाईएस्ट फॉर सबसेल हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n+l रूल, एकदम सही है। द मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एन ऑर्बिटल इन अ लोअर वैल्यू ऑफ n+l रूल, एनर्जी स्मॉलर देन द ऑर्बिटल इन द लार्जर वैल्यू ऑफ n+l, ये सही है, बट रीजन जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। मैच द फॉलोइंग बताना है, 58 में आपको मैच द फॉलोइंग बताना है। तो बता दीजिए किस तरीके से आपकी मैच द फॉलोइंग आएगी। लाइमन सीरीज, पी आपका लाइमन सीरीज है, तो इसके आ जाएगा 2 से 1 लाइमन सीरीज आपकी।
ये आपका फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, ये लैम्डा मिनिमम मतलब वेवलेंथ मिनिमम, ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम इन बामर सीरीज। बामर सीरीज की फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितनी होती है आपका 3 से 2। लैम्डा मिनिमम फॉर द लाइमन सीरीज की अगर मैं बात करूँगा तो ये आपका लाइमन सीरीज की अगर यहाँ पे बात कर रहा है तो यहाँ पे इन्फिनिटी से 1। और आपका फ्रीक्वेंसी मिनिमम इन बामर सीरीज की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पे लगभग आपका इन्फिनिटी से 2 तक। तो लगभग आपको थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है मेरे को, ठीक है। इस तरीके से करना था। विच इज द करेक्ट ग्राफ, करेक्ट ग्राफ यहाँ पे बताना है, करेक्ट ग्राफ बता दीजिए। यहाँ पे काफी आसानी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एन का ग्राफ है ना, तो कर लो यार। काइनेटिक एनर्जी अपॉन के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पे, के आपका इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक के ई आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन आ जाएगी। तो इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा इन्फिनिटी तक। तो थर्ड ऑप्शन एकदम आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द ट्रांजिशन ऑफ वन क्वांटम ऑफ द एनर्जी इज एमिटेड, द इन विच ट्रांजिशन वन क्वांटम ऑफ एनर्जी इज एमिटेड, बता दीजिए भाई। तो एनर्जी ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड किसके साथ होता है, वन क्वांटम जिसकी लो और हाई एनर्जी दोनों भी रहेंगी। तो आपको देखने को मिलेगा सभी इसमें जो आंसर दे रखे हैं एकदम ही करेक्ट है। यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन में जो देखने को मिल रहा है ना यहाँ पे, तो वन क्वांटम हैविंग द लोअर एंड हायर एनर्जी, सब में ही हायर एंड लोअर एनर्जी आपको देखने को मिलती है। तो लगभग ऑल ऑफ द अबव आंसर जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस। नेक्स्ट है कि सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक transition from an excited state to ground state of the H atom in a one or more step given in rise the 3 lines in a ultraviolet region of the spectrum. How many line does the transition produce in infrared region of the spectrum? ये आपके लिए होमवर्क है, काफी आसान है, तो कर लेना, ठीक है। आंसर बता दूं? आंसर क्या ही बताऊंगा यार, निकाल लेना। इसमें जंप कितना से कितना होता है, ठीक है। अगर अल्ट्रावायलेट रे में अगर देखोगे तो लाइमन सीरीज में 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जब आपका इंफ्रारेड मतलब पार्शियन सीरीज का अगर बात करेगा तो यहाँ पे लगभग N2 आपका कितना हो जाएगा, थर्ड लाइन तक 4 हो जाएगा। तो 4 से 3 पे जाने के लिए टोटल एक ही लाइन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैंने आपको ओरली तो बता ही दिया है, ओरली ही बताने वाला क्वेश्चन है, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, orbital angular momentum of electron is 3s and 3p subshells. ओके, बता दीजिए किस तरीके से करोगे। पहले तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L ब्रैकेट में अंडर रूट में L+L+1 ब्रैकेट में इंटू h बाय 2 पाई। इस तरीके से अगर मैं 3s लेता हूँ तो इसमें मेरा L की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो जब मैं इसको निकालूंगा 0 को तो 0 यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। जब मेरा 3p आ जाता है तो मेरी यहाँ पे L की वैल्यू हो जाती है 1। जब मैं 1 को यहाँ पे डालता हूँ तो h अपॉन कितना आ जाएगा, 1+1 2 अंडर रूट 2 में आ जाएगा, √2 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो लगभग कितना आ जाएगा, h अपॉन √2 पाई। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल हैव 2 नोडल प्लेन एंड 4 टोटल नोड्स। भाई इसको निकालना काफ़ी आसान है। टोटल नोड्स अगर आपको निकालने होते हैं तो टोटल नोड्स के लिए आप क्या करते हो, टोटल नोड्स के लिए आप कर देते हो n-1। और नोडल प्लेन के लिए आप क्या कर देते हो, नोडल प्लेन के लिए आप L कितना होता है आपका, L नोडल प्लेन के लिए प्लेन, एक मिनट, नोडल प्लेन आपकी वैल्यू हो जाती है L, कितनी हो जाती है L, ओके। तो बता दीजिए n-1 और यहाँ पे L हो जाएगा, तो आप आसानी से कर दोगे। तो कितना आ रहा है यहाँ पे 2n4 नोडल प्लेन। तो 2 अगर मेरा नोडल प्लेन है और मेरे 4 टोटल नोडल प्लेन है तो किस में आ जाएगा, 4D में आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं L की वैल्यू बता दूँ L की यहाँ पे, तो L की वैल्यू मेरे यहाँ पे आ जाएंगे 2 नोडल प्लेन, यहाँ पे 2 नोडल प्लेन, और मेरा जो टोटल नोड है तो उसमें मेरे को n-1, तो n कितना है मेरा 5-1, तो मेरा 4 टोटल नोड्स भी आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। द 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द सोडियम Z11 इज,
बता दीजिए, आपको क्वांटम नंबर वगैरह सब दे रखा है, आपको बस निकालना है, किस तरीके से निकालते हो बता दीजिए। N+L रूल निकाल लेना, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना। Na इज इक्वल टू सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। तो 3s1 अगर मेरा आ रहा है तो यहाँ पे n कितना आ गया मेरा 3, l कितना आ गया मेरा 0, m कितना आ गया मेरा 0, और s कितना आ गया मेरा प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों भी, प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों भी देख सकते हो आप। तो लगभग मेरा आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 77, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने मेरे को। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एक्स वाई प्लेन इन D2 3D एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑर्बिटल जीरो, नो नॉन जीरो रहेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन वाई एक्स वाई प्लेन, अगर जो रहेगा मेरा एक्स वाई प्लेन में इन 3D स्क्वायर ऑर्बिटल इज नॉन जीरो, नॉन जीरो रहेगा यार, एनसीईआरटी में लिखा है आपके। एनसीईआरटी देख लेना, पेज नंबर लगभग 56 बता रहा है मेरे को यहाँ पे, 56 में देखने को मिल रहा है। तो 2s ऑर्बिटल हैज नॉन नोडल नोडल सरफेस, एकदम सही है। 2pz ऑर्बिटल yz इज द नोडल प्लेन, नहीं pz में अगर आपका 2pz दे रखा है ऑर्बिटल में, yz इन नोडल प्लेन नहीं रहेगा, गलत है। तो आपका इनकरेक्ट पूछ रखे थे ना हमको, इनकरेक्ट बताने, ए बी ए डी, फोर्थ ऑप्शन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज गिवन बिलो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। N+L रूल लगाते रहिए, जब आप लगाओगे तो 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p, इस तरीके से आप जब लगाओगे तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर यही वाला सही देखने को मिलेगा। An element having three isotope, their isotopic weight is the given unit in percentage occurrence भी दे रखा है आपको रिस्पेक्टिवली। एवरेज एटॉमिक वेट निकालने आता होगा अगर आपको, तो निकालना है आपको m1x1 प्लस m2x2 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 प्लस x3, लगभग ये आपका एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा। तो लगभग कितना आ जाएगा 11 इंटू 80 प्लस 12 इंटू 15 प्लस 13 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 15 प्लस 5, तो लगभग आंसर क्या आ जाएगा 11.25 आंसर आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। सॉल्व करके आया था मैं ये वाला क्वेश्चन, क्या बड़ा जाएगा इसलिए, तो ये मैंने सीधा ही सॉल्व किया था। तो आप इसको कर लोगे तो आराम से आ जाएगा। लगभग नीचे आपका जो आ रहा है ना, और लगभग आपका नीचे जो आ रहा है 100 आ रहा है, ऊपर आपके 100 ऊपर का बस आपको इंटू करना है और 2 जीरो ऊपर लेके जाना है। तो जब आप इसको इंटू करोगे तो 1125 आपका आंसर आ रहा है, तो लगभग देखने को मिल जाएगा 11.25 आपका आंसर करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। फाइंड आउट, एक मिनट, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ द एच एटम। तो इसका मतलब डिस्टेंस तो सभी निकाल के रखते ही है, लगभग अगर मैं लाया हूँ निकाल लेंगे, देख लें। ईजी होता है यार डिस्टेंस निकालना, बस फॉर्मूला डालो और आपका ये सॉल्व कर लो। दिखा देते हैं कैसे करना है। आर एन इजिकल टू, अगर आपको पता होगा आर एन इजिकल टू एन स्क्वायर बाय आर वन स्क्वायर, तो आपका आर टू के लिए आपको कितना हो जाएगा 2, एन की जगह क्या, अगर आप 2 डालोगे तो 4 हो जाएगा, इंटू आर कितना आ जाएगा 0.529, तो 2.116 आपका आंसर आएगा। और एन अगर मैं 3 डालता हूँ, तो एन अगर मैं 3 डालता हूँ तो लगभग आएगा 9 इंटू 0.529 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 4.761। ठीक है, मैं सॉल्व करके आया था क्योंकि आपका कम टाइम में जितना जल्दी हो सके उतना, तो माइनस कर दो जो R3 माइनस R2 कर दो, तो लगभग आपका डिस्टेंस आ जाएगा। जब आप इसको माइनस करोगे तो लगभग देखो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 6 में से 1 गया 4, 6 में से 1 गया 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और 2.645 फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है, देख लेना, मेरा तो यही आ रहा है। ठीक है, बाकी आप देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं।
हाँ सही है, ठीक है। If A naught is the radius of the first Bohr atomic H atom, de Broglie wavelength of the electron revolving in the second Bohr orbit will be। काफ़ी आसान है, ये भी काफ़ी है आसान है, इसको हम आसान तरीके से ख़त्म करेंगे। इसको कैसे करना है बता देता हूँ मैं। रेडियस निकालो, यही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट पूछ रहे हैं ना, तो R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू ए नॉट। ए नॉट आपको रेडियस दे रखा है, ठीक है, रेडियस, तो 4 ए नॉट आ गया R2 के लिए। 4 ए नॉट अगर आपका आंसर आ गया तो एन लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई RN, ठीक है। एन कितना है आपका 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू RN कितना आ गया था 4 ए नॉट, तो लैम्बडा कितना आ गया आपका 4 पाई A नॉट, कितना आ गया लैम्बडा आपका 4 पाई A नॉट, आपका आंसर आ गया। सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कितना आ रहा है आपका 81 का सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन लाइमन सीरीज ऑफ द एच स्पेक्ट्रम इज, बता दो इसमें। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सेकेंड लेवल एनर्जी लेवल में N2 रहेगा, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में N1 रहेगा। तो बिकॉज ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू लेवल, द स्मॉलेस्ट अमंग द ट्रांजिशन, सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा लाइमन सीरीज में, तो रिजल्टेंट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको देखने को मिलेगी। तो अब n इज इक्वल टू 1 और N1 इज इक्वल टू 1 और N2 इज इक्वल टू 2 डाल के ये वाला जो फॉर्मूला है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RZ स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, इसमें आप N1 N2 की वैल्यू डाल दो 1 और 2, फिर अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 to 1, मतलब ये सब लोग सॉल्व करके ही रखते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 1216 लिखते हैं हम, पर 5.8 दे दिया है तो अच्छी बात है। 1216 लिखते हैं हम, पर यहाँ पे 1215.8 दे रखा है, तो एकदम सही है। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आपका जाते हुए देखने को मिलेगा। तो इस फॉर्मूले बस N1 की वैल्यू डालनी, R की वैल्यू सभी को पता होती है क्या होती है, R की वैल्यू पता होती है आपको, बाकी बस लैम्डा वैसे रिवर्स करना है, बस काफ़ी आसान है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। What will be the number of proton required to obtain 1 joule energy by the radiation given wavelength? आपको 4000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, कैसे निकालोगे बता दो। काफ़ी आसान तरीके से हम इसको निकालेंगे। E इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा, टोटल एनर्जी आपकी E इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी मैं अभी आर के करवाए हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के करवाए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। एन एच सी बाय लैम्डा, तो यहाँ पे आपको एन डी लैम्डा की वैल्यू भी ई भी दे रखा है, 1 जूल दे रखा है आपको, 1 आ जाएगा इंटू लैम्डा कितना दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में था तो उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 32 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, आपकी सी की वैल्यू इज इक्वल टू एन की वैल्यू आपके आ जाएगी। तो लगभग देख लो, इसको जब सॉल्व करोगे तो लगभग आपका जो है 2 तो एट इट इज आ रहा है, बस आपको 0 सॉल्व करने तो 18 आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में सॉल्व करके लाया था इसको, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम बोथ द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल्स आर अप्लाइड। पाउली में क्या होता है कि एक तो सारे कंपाउंड में आपके भरने चाहिए और एक तो ऊपर नीचे अल्टरनेट मैनर में आपका रहेगा, सेम मैनर में नहीं रहेगा, तो ये एक ही इसमें गलत दे रखा है, तो यही आपका इनकरेक्ट रहेगा। यहाँ पे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा है, बाकी हुन तो हो रहा है, हुन तो सभी में हो रहा है। उसके बाद देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री का सेक्शन भी 15 क्वेश्चन बचे, हम लगभग बहुत सारे क्वेश्चन करके आ गए अभी, तो अभी देख लेते क्या है इसमें। आपको बताना है कि वॉल्यूम एयर नीडेड टू कंप्लीट द कंबशन ऑफ द 10 लीटर, ओके बता दो। यहाँ पे कंबशन अगर करूँगा C2H4 प्लस 3O2 गिव्स आपका क्या है 2CO2 प्लस 2H2, ये आपका देगा, ये आपका देगा। तो आपको इसमें बताना है कि किस तरीके से, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे 1 लीटर, यहाँ पे 3 लीटर, क्योंकि लीटर में बात चल रही है। जो आपका 10 लीटर ऑफ द CO2 दे रखा है, तो आपका O2 कितना हो जाएगा, ये 10 लीटर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 लीटर, 30 लीटर हो जाएगा। तो 10% ऑफ द ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम पूछ रखा है, 10% मेरे को 10% ऑफ द ऑक्सीजन नहीं 20% ऑफ द ऑक्सीजन वॉल्यूम पूछ रखा है। तो कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया 30 लीटर, डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा 20% है ना, तो 20% इंटू ऊपर 100 डाल देना, ये 50, तो लगभग 150 आंसर आ जाएगा, 150 लीटर आपको देखने को मिल जाएगा। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं असर्शन रीजन की। द अमाउंट ऑफ O2 एटम इज 16 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ओजोन इज सेम। एकदम सही है। सही है कि गलत है बता दो पहले तो, ये सही है कि नहीं? एकदम सही है। तो ईच ऑफ द स्पीसीज रिप्रेजेंट 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं है 1 ग्राम ऑफ द मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, डिफरेंट अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि उनका मोलर मास डिफरेंट देखने को मिल जाता है, इसलिए नॉट करेक्ट। असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज फॉल्स। hemoglobin contains 0.3% of iron mass and the molecular mass of the hemoglobin दे रखा है। the iron amount atoms present in 1 mole of the hemoglobin। निकालो भाई, कितना आसान है। किस तरीके से निकालोगे? डायरेक्ट फॉर्मूला में डालोगे कि किस तरीके से? नंबर ऑफ Fe आइटम निकाल लो बस। Fe आइटम में आपका मोलर मास 67200 इनटू आपका कितना दे रखा है? परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन 0.33 डिवाइडेड बाय आपका 56। क्या है आपका? 56 एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो एटॉमिक मास ऑफ द आयन, क्योंकि मैं नंबर ऑफ Fe आयन निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? नंबर ऑफ Fe आयरन, आयरन। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे इनटू 100 भी कर देना, क्योंकि मैं परसेंटेज मैंने हटा दिया है। तो लगभग जब आप सॉल्व करोगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा था। तो यहाँ पे 3.96 कुछ है ही नहीं, पर यहाँ पे 3.9 भी आ रहा था यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको कंसिडर करके फोर्थ अप्रॉक्सीमेटली मेरा फोर्थ आंसर आ रहा है। आप इसको एक और बार चेक कर लेना, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, आई थिंक सो सही हूँ, पर मुझे पता भी चलेगा ना कि बच्चे इसको सॉल्व कर रहे कि नहीं कर रहे। मैं ही दे रहा हूँ बस, बच्चे अभी रट के जा रहे कि भाई ये क्वेश्चन है, इसमें यही आंसर जाता है, तो ऐसा मत करना। ठीक है, द मास ऑफ CO2 दैट शैल बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 10 ग्राम ऑफ द 10% ऑफ द प्योर लाइमस्टोन। बता दीजिए 10 ग्राम ऑफ प्योर लाइमस्टोन के लिए किस तरीके से करोगे? पहले तो इसमें, पहले तो मैं बता दूं इसको कैसे करना है। ठीक है, CaCO3 प्लस आपका लाइमस्टोन, प्योर लाइमस्टोन निकालने के लिए प्लस CO2 प्लस CaO। ये सॉलिड में रहेगा, ये गैस में रहेगा, ये भी आपका सॉलिड में ही रहेगा। जब आपका यहाँ पे 100 ग्राम है, 100 kg किलोग्राम मॉलिकुलर वेट है इसका, और CO2 का आपका 44 मॉलिकुलर वेट, kg लिख रहा हूँ मैं, kg। ठीक है, पर आपको 10 kg के लिए पूछ रखा है, और आपका 80% ऑफ द प्योर, तो आपका 80 डिवाइडेड बाय 100 फॉर 10 kg, 10 kg के लिए पूछ रखा है। तो आपको टोटल कितना रहेगा? क्या पूछ रखा है आपका? तो मास ऑफ CO2 मेरे को पूछ रखा है, तो मास ऑफ CO2 में 44 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80, क्योंकि परसेंटेज में नहीं चाहिए, 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10। ये 100 जो है परसेंटेज वाला नहीं है, ये मास ऑफ CaCO3 का है। ठीक है, तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, तो 8 4 जा मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपका आंसर आएगा 32, ऊपर 3 चले जाएगा, फिर से 32 में 3 ऐड होगा तो 352 आएगा, डिवाइडेड बाय 100 रहेगा, क्योंकि 2 जीरो से ये तो 2 जीरो आपके कट जाएंगे, तो आपका 3.52 kg आपको देखने को मिलेगा। 3.52 kg थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। 91 की अगर मैं बात करूंगा, इमीडिएट रेडिएशन will fall in visible region when electron jump from N4 to N2 in H at। तो ठीक है, ये भी आपका सही है फर्स्ट वाला। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन ऑफ द लाइमन सीरीज बिलोंग टू द विजिबल रीजन ऑफ द एच स्पेक्ट्रम, बिल्कुल भी नहीं। लाइमन सीरीज जो ट्रांसफर होती है टू द ग्राउंड स्टेट N1 से फॉल इन द यूवी रीजन में, नॉट इन अ विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में नहीं, यूवी रीजन में, यूवी आना चाहिए यहाँ पे। तो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 32 में। अगर मेरे को बता देना ये क्या है आपके, अरे ये तो आइसोबार आइसोटोप सबको पता होते हैं किस तरीके से निकालते, बता दो किस तरीके से निकालते हो आप। यहाँ पे फर्स्ट में देखो सेम Z है, सेम Z है आपका, तो ये आपके क्या हो गए? आइसोटोप्स। ठीक है, उसके बाद सेम A, यहाँ पे A सेम है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपका सेम है, आइसोबार्स। थर्ड की अगर मैं बात करूंगा सेम N सेम है इधर, ये आपके क्या हो गया? आइसोटोन्स। ये इंपॉर्टेंट है। N माइनस पी देख लो इसमें, यहाँ पे N माइनस पी अगर आप करोगे तो सेम रहेगा दोनों में भी, N माइनस पी, तो आइसोट्राइफर्स। ठीक है, और जो लास्ट वाला जो है आपका यहाँ पे क्या है? सेम Z है, फिर से सेम Z है, तो यहाँ पे फिर से आइसोटोप्स आएगा। तो आंसर क्या जाएगा आपका?
देख लो, फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, थर्ड का बी, हाँ, और फोर्थ का सी और फिफ्थ का ए। तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ठीक है, एबनॉर्मल क्यों है बता दीजिए। एबनॉर्मल इसमें है क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में लिख रखा है क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबशेल में मोर स्टेबल आर मोर स्टेबल। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबशेल जो कि आपके कैसे होते हैं, मोर स्टेबल है, तो इसकी वजह से इनके अंदर एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूंगा 4s2 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड एलिमेंट, द एटॉमिक नंबर विल बी, बता दीजिए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर एलिमेंट द एटॉमिक नंबर विल बी, तो पहले तो 29 किसका है, Cu29, इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना। मैं इसके लास्ट लिख रहा हूँ 4s1 3d10, ठीक है। तो 24 किसका है, क्रोमियम Cr24 पे है, तो इसका है 4s1 3d5। 30 के अगर मैं बात करूंगा Zn आपका 30 है, तो ये लगभग आपका 4s2 3d10, यहाँ पे आ गया भाई 4s2, यही आंसर जाएगा। 19 की अगर मैं बात करूंगा, पोटेशियम की बात कर रहा है यहाँ पे 19, यहाँ पे लगभग आ जाएगा 3p6 4s1, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कंसिडर एन आर्गन एटम फॉर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज दिस एटम हैव, m इज इक्वल टू 1। ओके, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ मैं। आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूंगा तो आर्गन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे तो नोडल प्लेन आपके कैसे होंगे, जीरो। यहाँ पे भी नोडल प्लेन कैसे होगा, जीरो। यहाँ पे कुछ नोडल प्लेन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इनके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन नोडल प्लेन के, मतलब m आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। m यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है, मतलब सोचना है। 96 बता दीजिए, ऑर्बिटल हैविंग लोकेटेड अलोंग द साइड डू नॉट हैव नॉट बिटवीन द एक्सिस, नॉट बिटवीन द एक्सिस। पी जेड की अगर मैं डायग्राम बना के दिखा दूं आपको, पी जेड की अगर मैं डायग्राम बता दूं, तो ये आपका देख लो, इस तरीके से आपकी पी जेड की डायग्राम बनती है। जेड एक्सिस जो कि आपका वाई और एक्स, और ये आपकी जेड एक्सिस के थ्रू आपको देखने को मिल जाती है। और डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की अगर मैं निकाल के दिखा दूं, इस तरीके से देखने को मिल जाती है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम गंदा है, पर ये इसकी है और ये वाली इसकी है, तो यही आपका बिटवीन द, नॉट बिटवीन द एक्सिस देखने को मिलेगा, ये आपका अलोंग द एक्सिस देखने को मिलेगा। व्हाट शुड बी द मोमेंटम, आपको सोच रहे होंगे कि जेड वाला तो बिटवीन द एक्सिस, नहीं भाई, जेड एक्सिस में पड़ता है वो, डी जेड, ठीक है, पी जेड सॉरी। व्हाट शुड बी द मोमेंटम इन ग्राम सेंटीमीटर, ओके, द पार्टिकल डी ब्लॉगली वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम, द वैल्यू ऑफ एच दे रखी है, अर्ज सेकंड, ओके। व्हाट शुड बी द मोमेंटम, मोमेंटम के लिए फॉर्मूला लगा दो, कौन सा लगाओगे बता दीजिए। कुछ नहीं भाई, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा ढूंढना पड़ेगा, लैम्डा दे रखा है क्या, डी ब्लॉगली वेवलेंथ दे रखी है आपको, डी ब्लॉगली वेवलेंथ दे रखी है आपको, नहीं एनर्जी नहीं, मोमेंटम निकालना है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं हम, मिटा देते इसको। इसमें लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, पी चाहिए एच बाय लैम्डा। कितना दे रखा है, एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो लगभग कितना आएगा, 6.6252 इंटू 10 की पावर -27 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। एंगस्ट्रॉम को मैंने सेंटीमीटर में कर दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखे, मीटर में नहीं, तो मैंने एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में करने के लिए 10 की पावर -8 से इंटू किया है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि क्या ही कर दिया भैया, गलत कर दिया, ऐसा नहीं है। देख लो, जीरो से ही हो जाएगा, जीरो कितने बच रहे, 19, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, 10 की पावर -19। द रेशियो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइमन एंड बार्मर सीरीज विल बी, आई थिंक सो ये क्वेश्चन किया क्या हमने, नहीं क्या, तो इसका जो है आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, एज पर द थ्योरी 0.25 आंसर आता है, ठीक है। और द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ ई बाई एम, ओके। तो इलेक्ट्रॉन की ई बाई एम की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू आपकी 0 है, अल्फा की वैल्यू आपकी 2/4 है, उसके बाद पी की वैल्यू आपकी 1/1 है, इलेक्ट्रॉन की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो 1/1/183
137 है, 1837 है, ठीक है। तो जब आप इसको निकालोगे तो देखना सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है आपकी, इलेक्ट्रॉन की, फिर पी की, फिर अल्फा, फिर न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। इसी के साथ आपका पूरा यहाँ पे सिलेबस खत्म है, पे यूनिट जो टेस्ट है केमिस्ट्री की वो खत्म होती है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ अच्छे तरीके से करते रहिए। आई होप इस साल आप ज़रूर सिलेक्शन लेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।